Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दोपहर के 12 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं प्रहार। सबसे पहले बात करेंगे जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर बुलडोजर एक्शन की। यूपी के बलरामपुर में झांगुर बाबा के खिलाफ जिला प्रशासन का एक्शन शुरू हो चुका है। अवैध धर्मांतरण गैंग चलाने वाले जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की आलिशान कोठी पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। यह कोठी अवैध तरीके से ही बनाई गई थी। झांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर के जरिए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। सरकारी जमीन पर बनाए गए उसके अवैध मकान के हिस्से को तोड़ा जा रहा है। अब जिला प्रशासन ने कोठी पर पहले ही नोटिस चिपका दिया था। 3 अलग अलग नोटिस भी इस पर चिपकाए गए थे। 15 मई को ही अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश पारित हुआ था और बताया तो यह जा रहा है कि जमीन नीतू नवीन रोहरा के नाम पर है। यह जमीन घाटा संख्या 137/370 में अवैध अतिक्रमण पर बनाई गई है। भारी संख्या में कोठी पर पुलिस बल तैनात की गई है। मधुपुर स्थित कोठी में ही नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन रहता था और बताया जा रहा है कि यह वही कोठी है जहां से झांगुर बाबा अवैध धर्मांतरण का अपना यह काला साम्राज्य चला रहा था। तो बलरामपुर के प्रशासन की ओर से नोटिस चिपकाया गया था झांगुर बाबा के इस अवैध निर्माण के ऊपर, लेकिन जब कार्रवाई नहीं की गई जो झांगुर बाबा से जुड़े हुए लोग हैं या उनके समर्थक हैं, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन ने जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर निर्माण किया गया था उसको तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। बुलडोजर लगाए गए हैं और बड़ी बात है कि 1-2 नहीं, कई नोटिस चिपकाए गए थे। दरअसल यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया जो कई राज्यों में हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा था। कन्वर्जन के इस बड़े रैकेट में मास्टरमाइंड झांगुर बाबा, इसका असली नाम है जमालुद्दीन। एटीएस ने झांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया है। झांगुर बाबा बलरामपुर का रहने वाला है और जांच में पता चला है कि इस गैंग में शामिल लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट करते थे। इसमें नाबालिग लड़कियों को भी मुस्लिम युवक हिंदू बनकर लड़कियों से दोस्ती करते थे, फिर उनसे शादी करके उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया करते थे। इसके अलावा यह गैंग लोगों को धमकाकर, लालच देकर भी उन्हें कन्वर्ट करने के लिए बोलता था। हैरानी की तो बात यह है कि किस जाति की लड़की को इस्लाम कबूल करवाने के लिए कितना रेट होगा यह फिक्स था। जांच में पता लगा है कि सवर्ण लड़की को इस्लाम कबूल करने पर 16 लाख तक रुपए दिए जाते थे। पिछड़े वर्ग की लड़की को अगर कोई कन्वर्ट करता था तो 12 लाख दिए जाते थे और दलित लड़की के लिए 10 लाख रुपए तय किए गए थे। झांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन का जब फाइनेंशियल रिकॉर्ड खंगाला गया तो पता चला कि इसने अलग अलग इलाकों में लोगों और संस्थाओं के नाम पर 40 बैंक खाते खोल के रखे हुए हैं। इन अकाउंट्स में करीब 100 करोड़ की रकम इस्लामिक मुल्कों से जमा थी। 100 करोड़ रुपए। जांच में यह भी पता चला कि इस गैंग के सदस्यों ने 40 बार मुस्लिम देशों की यात्रा की है। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने कहा कि जमालुद्दीन के पास से जो लिटरेचर मिला है उससे तो पता चलता है कि जमालुद्दीन का गैंग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मुहिम पर काम कर रहा था। और हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, फिलहाल जो ये कार्रवाई शुरू हुई है कहां तक पहुंची है और इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जो यहाँ पे उतरौला कस्बे में गांव में इसका झांगुर बाबा का घर है, प्रशासन का ये कहना है कि ये लीगल तरीके से बनाया गया है, सरकारी ज़मीन पर बनाया गया है। तो जैसा आपने बताया कि नोटिस पहले दे दिए गए थे, तो आज यहाँ पे बुलडोज़र पहुँचे हैं, करीब आधा दर्जन बुलडोज़र हैं और ये जो अवैध निर्माण है उसको गिराया जा रहा है। अब क्योंकि पूरा मामला अवैध धर्मांतरण से जुड़ा है, विदेश से फंडिंग के आरोप लग रहे हैं। जो एसटीएफ है, एटीएस है, उसका कहना है 100 करोड़ रुपया आया है विदेशों से धर्मांतरण के लिए। तो यहाँ पे जो झांगुर बाबा की कोठी है उसको अगर आप देखेंगे तो बहुत आलीशान ये पूरा मकान गांव में बना हुआ है। तो जो इलीगल है उसको गिराया जा रहा है। प्रशासन ये कह रहा है कि क्योंकि झांगुर बाबा की और भी संपत्तियां हैं, यहाँ पर जो बाजार हैं उसमें कुछ दुकानें हैं, बाकी घर हैं, तो वो सबकी पड़ताल की जा रही है और जो भी इलीगल तरीके से बनी होगी उस पर कार्रवाई होगी। तो बहरहाल आज यहाँ पर जो झांगुर बाबा की कोठी है जो सरकारी ज़मीन पे जहाँ पे बनी है उसको गिराया जा रहा है। अमित, अच्छा रुचि, ये जो झांगुर बाबा है किस तरह से काम करता था? क्योंकि पुलिस के गिरफ्त में आ चुका है, पुलिस तो छानबीन कर रही है, लेकिन लोगों को किस तरह से फंसाते थे? कोई संस्था चलाते थे जिसके जरिए लोगों को लाया जाता था फिर कन्वर्ट करते थे?
देखिए मज़ार है यहाँ, जहाँ घर है जहाँ पे आप बुलडोज़र का एक्शन देख रहे हैं उसके बगल में एक मज़ार है। तो ये अपने को पीर बाबा बताता था, जहांगीर बाबा। और ये कहा जा रहा है कि क्योंकि बड़ा रैकेट था, विदेश से फंडिंग हो रही थी, 100 करोड़ रुपया आ चुका था, तो इनके निशाने पे खासतौर से ऐसी लड़कियां रहती थीं जो गरीब होती थी, असहाय होती थी, परेशान होती थी। उनको लालच दिया जाता था, पैसे का लालच दिया जाता था या डराया धमकाया जाता था, और फिर उनको कन्वर्जन के लिए उनको उत्साहित किया जाता था कि धन परिवर्तन कर लोगे तो तुम्हारा ये फ़ायदा होगा। बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने शिकायत की, जिनसे हमारी भी बात हुई, उनका ये कहना है कि शादी के झांसे में फंसाया कोई लड़का था जो हिंदू बन के दोस्ती की और बाद में वो मुसलमान निकला और धन परिवर्तन करा लिया। इस तरह के आरोप कई लड़कियां लगा रही हैं। तो ये पूरा एक तरह का रैकेट था। अब ये रैकेट के तार कहाँ कहाँ तक है ये तो यूपी में पकड़ में आया है, बाकी कहाँ कहाँ इस तरह का रैकेट चल रहा था, एसटीएफ और एटीएस इसमें जांच में लगी हुई है। तो जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा के साम्राज्य पर इस वक्त बुलडोजर चल रहा है। खुद को पीर बाबा बताने वाले झांगुर बाबा ने किस तरह से पैसे के दम पर हो, डराकर हो या फिर किसी दूसरे तरीके से भी लोगों को इंस्पायर करता था, लोगों को कन्वर्ट होने के लिए कि वो अपना धर्म छोड़ दे और अपना धर्म छोड़ के इस्लाम को कबूल कर ले। इसके लिए लव जिहाद का भी सहारा लिया गया। मुस्लिम युवकों को हिंदू बताकर लड़कियों के पास भेजा गया ताकि वो उनसे पहले मिले, फिर प्यार हो, फिर शादी हो, उसके बाद फिर इस्लाम कबूल करवाए। और अब एटीएस की ओर से कार्रवाई हुई है और आगे अभी देख रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन का बुलडोजर काम कर रहा है। अब बात करेंगे पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड की। गोपाल खेमका हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। बिजनेसमैन खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। पटना पुलिस ने गोपाल खेमका की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी देने वाले बिल्डर अशोक साव को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बिल्डर अशोक साव को उदयगिरी अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गोपाल खेमका की हत्या करने के बाद शूटर उमेश यादव सीधे अशोक साव से मिलने के लिए इसी फ्लैट में गया था। तो बड़ी खबर आ रही है इस वक्त गोपाल खेमका मर्डर केस में, जिसमें किरदार एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, लेकिन मास्टरमाइंड इसका कौन है वो सामने आ चुका है। उसका नाम है अशोक साव। उदयगिरी अपार्टमेंट से पुलिस ने अशोक साव नाम के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। अशोक इसी उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में रहता था। यहाँ पिछले करीब 3 साल से वो रेंट पर रह रहा था और इससे पहले इसी इलाके में एक दूसरे मकान में रह रहा था। अकेले रह रहा था। करीब 20 साल पहले उसकी पत्नी का निधन हो चुका है। 2 बेटियां हैं उसकी और एक बेटी की शादी हो चुकी है। पुलिस को ये जानकारी मिली कि अशोक ही गोपाल खेमका हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। शूटर उमेश को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, उससे पुलिस को ये जानकारी मिली कि उमेश उदयगिरी अपार्टमेंट में हत्या के बाद भी पहुंचा था और अशोक साव ही वो व्यक्ति है जिसने उसे सुपारी दी थी। अशोक साव इसी अपार्टमेंट के साउथ ब्लॉक में रहता है, फ्लैट नंबर 601 में, और वो अकेले रहता है, इसलिए फ्लैट के लोगों से बहुत करीबी उसके कोई रिश्ते नहीं है। लेकिन जो जानकारी मिली है कि वो पहले सरिया का कारोबार करता था, बाद में ज़मीन के कारोबार से भी जुड़ा और इसी ने उमेश को हत्या की सुपारी दी थी। जब उमेश की गिरफ्तारी हुई उसके बाद पुलिस को ये जानकारी मिली कि उमेश यहाँ पर पहुँचा था, इसलिए पुलिस यहाँ पहुँची। 601 नंबर फ्लैट में जब पुलिस पहुँची, अशोक साव को गिरफ्तार किया। उस फ्लैट का एक कमरा बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था। ताले की चाबी अशोक साव के पास नहीं थी और इसलिए ताला काटने की कोशिश की गई, हालांकि ताला खुला नहीं। फिलहाल अशोक साव की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उसकी निशानदेही पर दूसरी जगहों पर छापेमारी कर रही है और इस पूरे हत्याकांड से जुड़े जो और कड़ियां हैं उनको तलाशने की कोशिश कर रही है। और पटना पुलिस ने गोपाल खेमका हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने वाले विकास उर्फ राजा को भी एनकाउंटर में मार गिराया है। दरअसल पटना पुलिस ने कल गोपाल खेमका हत्याकांड के मेन शूटर रहे उमेश यादव को अरेस्ट किया था। उमेश की निशानदेही के बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलिस की पूछताछ में उमेश यादव ने बताया कि उसे विकास उर्फ राजा ने पिस्तौल दी थी। राजा को पकड़ने के लिए पुलिस जब उसके घर पहुंची तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में राजा मारा गया। इस पूरे ऑपरेशन को माल सलामी थाने के
दरोगा लीड कर रहे थे और पुलिस की टीम जब राजा के घर पहुंची तो राजा घर से 2 किलोमीटर दूर ईंट के भट्टे के पास छिपने के लिए भाग गया। जब पुलिस वहां पहुंची उसे सरेंडर के लिए पुलिस ने कहा तो उसने सरेंडर नहीं किया बल्कि उसने पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और इसमें राजा को गोली लगी और वो मारा गया। और ये वही जगह है जहां पर एनकाउंटर हुआ था, जहां पर पुलिस ने राजा को मार गिराया। अब पटना पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने गोपाल खेमका की हत्या में इस्तेमाल हुई पिस्तौल बरामद कर ली है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए पिस्तौल को शूटर उमेश के पास से ही बरामद किया है और वारदात के समय उमेश ने जो कपड़े पहने थे वो भी पुलिस ने रिकवर कर लिए हैं। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जो सुपारी ली गई थी, जो पैसे लिए गए थे, वो पैसे भी पुलिस ने रिकवर कर लिए, बरामद कर लिए हैं। और पटना में जिस हथियार सप्लायर राजा ने हथियार सौंपे थे, पुलिस ने उसे भी मार गिराया इस एनकाउंटर में। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस के पास इस हत्याकांड से जुड़े जो सबसे अहम सबूत है वो हाथ लग चुके हैं। एक मास्टरमाइंड जो है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके लिए जो पैसा दिया गया था, हायर किया गया था गैंगस्टर को, उसके बारे में पुलिस के पास जानकारी है। शूटर पुलिस के गिरफ्त में है, साथ ही साथ जो आर्म सप्लायर है उसे को पुलिस ने मार गिराया है और जो सबूत है, खासतौर पे जो इस हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्तौल है, वो पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस बीच खेमका मर्डर केस में एक और बड़ा खुलासा हो चुका है। पता चला कि हत्याकांड में गिरफ्तार शूटर उमेश यादव दिल्ली में नाम बदल कर रहता था। मर्डर के लिए उमेश यादव को दिल्ली से पटना बुलाया गया और वारदात को अंजाम देने के बाद उमेश यादव पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में चला गया था। पुलिस ने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो उसे पहला सुराग बेऊर जेल से मिला, जहां गैंगस्टर अजय वर्मा बंद है। गैंगस्टर अजय वर्मा ने इस पूरे हत्याकांड का खुलासा किया और उसके कबूलनामे के बाद पुलिस ने रेड करके उमेश को अरेस्ट किया और उसके बाद एक के बाद एक और अरेस्ट होते गए। इस बीच गोपाल खेमका हत्याकांड को लेकर बहुत बड़ा एक और खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में पता चला है कि गोपाल खेमका की हत्या कारोबारी रंजिश के चलते की गई है। बिल्डर अशोक साव ने गोपाल खेमका के मर्डर की सुपारी दी थी और गैंगस्टर अजय वर्मा को इसलिए संपर्क किया गया, उसे 10 लाख रुपए दिए गए सुपारी के बदौलत। मर्डर के बाद अजय वर्मा जेल चला गया और वहां से उसने हत्याकांड के लिए शूटर उमेश को हायर किया था। उमेश को इस काम के लिए 1 लाख रुपए एडवांस भी दिए जा चुके थे। और हमारे साथ नीतीश चंद्र जुड़ गए हैं। नीतीश, फिलहाल पुलिस कह रही है कि करीब 5 बजे आप बता रहे थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, लेकिन उससे पहले और क्या डिटेल निकलकर सामने आया? क्योंकि जो मास्टरमाइंड है ये बहुत ही, आप कह सकते हैं, रहस्यमय एक नाम है, रहस्यमय एक शख्सियत है। जी हाँ, मास्टरमाइंड पकड़ा जा चुका है। अशोक साव उसका नाम है। पटना के उदयगिरी अपार्टमेंट में रहता है, फ्लैट नंबर 601 में किराए पे रहता है और पिछले 3 साल से किराए पे रह रहा था। और इससे पहले इसी इलाके में एक लाल रंग की बिल्डिंग के बारे में जानकारी मिली जहां वो रहता था। लंबे समय तक वहीं रहा, लेकिन आखिरी 3 साल जो हैं अभी वो उदयगिरी अपार्टमेंट में रह रहा था। और पुलिस ने जब उमेश जो शूटर है उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद पुलिस को पता चला कि इसके पीछे कौन है, तो वो नाम अशोक साव का आया और अशोक साव के पास पुलिस पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जिस कमरे में अशोक साव रह रहा था, जिस फ्लैट में रह रहा था, उसका एक कमरा बंद था, उसकी चाबी उसके पास नहीं थी। उसे तोड़ने की भी कोशिश की गई, लेकिन नीतीश, आपको हम रोकना चाह रहे हैं। हमारे साथ एसएसपी पटना कार्तिक कुमार जुड़ गए हैं। कार्तिक जी, एक बहुत बड़ी सफलता आप लोगों के हाथ लगी है। फिलहाल आपके पास क्या जानकारी है इस पूरे हत्याकांड को लेकर? इस पूरे हत्याकांड में जो भी सम्मिलित लोग थे उन लोगों का डिटेल्स हम लोग आ गया है। पूरी जो कड़ी थी वो सब जुड़ गई है इसमें। जो शूटर थे वो उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उनके पास से काफी चीजें हम लोग जानकारी मिली है इसमें जो वेपन वगैरह इस्तेमाल किया गया था वो सबकी भी हम लोग को मिल गई है जानकारी है इसमें। इस पूरे षड्यंत्र में जितने भी लोग इन्वॉल्व थे उन लोग पे कार्रवाई चल रही है। इसमें कुछ लोग अरेस्टिंग हुई है, कुछ लोग पे कार्रवाई चल रही है अभी। सर, इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे? देखिए, सामने में जो शूटिंग करने में आए थे उसमें तो एक व्यक्ति सिंगल थे, उनको हैंडल करने के लिए पैसा देने वाले व्यक्ति एक और थे। इसके अलावा इसमें आर्म सप्लाई करने में, रेकी करने में और 5-6 लोग थे, उन लोग पे भी कार्रवाई। अच्छा सर, इसमें मोटिव क्या निकलकर सामने आया अभी तक जो जांच हुई है? बिजनेस को लेकर था, बिजनेस को लेकर प्रॉब्लम था, उसी में हुआ है। और इसके पीछे एक व्यक्ति का जो नाम आ रहा है अशोक साव, उनकी क्या भूमिका रही है? हाँ, इनके द्वारा ही इसमें सेटिंग कराई गई थी। इसमें जो शूटर हैं वो बताए हैं, इनके द्वारा इसमें किया गया था। हम लोग निकलवा रहे हैं कि कहीं वैसा तो नहीं, उनको भी किसी के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। जी, अच्छा, दूसरी बात है कि इसमें जो गैंगस्टर का नाम आ रहा है, इसमें अजय वर्मा, उसकी क्या भूमिका रही है? इस
इसमें हम लोग को जो जानकारी मिली है कि पूर्व में भी इन लोगों के बीच में कुछ जमीन को लेकर विवाद रहा है उसमें, और कुछ दिन पहले भी, हाल फिलहाल में भी उनके अरेस्टिंग से पहले इन लोगों के बीच में कुछ विवाद हुआ था। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके द्वारा ही कुछ कराया गया हो। आज एक इनकाउंटर भी हुआ है, और जो सप्लायर था उसके बारे में क्या जानकारी आप तक पहुंची थी? जो सप्लायर जिसपे एनकाउंटर हुआ है वो व्यक्ति राजा नाम का है, और वो पूर्व में भी कई हत्या केस में वांटेड रहा है। उसमें उसके ऊपर डकैती का भी केस रहा है और आर्म सप्लाई का भी रहा है। इसमें वो आर्म सप्लाई करने का उससे बात हुई थी। पहले उनसे कोशिश की गई थी कि वो हथियार सप्लाई कर दें या फिर उनको शूटर की तरह इस्तेमाल करने की बात हुई थी। फिर इसी क्रम में जब पुलिस गई उनके पास में तो उनकी तरफ फायरिंग किया गया, और जवाबी कार्रवाई जब पुलिस को की गई तो उनकी मृत्यु हो गई। जी सर, आप लोग की ओर से पहले कहा गया था कि बहुत ही जटिल केस है, इसको सुलझाना इतना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार आप लोगों को लीड कहां से मिल गई? केस तो बहुत जटिल था, क्योंकि केवल एक सिंगल वो वीडियो फुटेज उसके थ्रू आया था, और पटना पुलिस ने और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया उसमें, तो हम लोग उसी में काम करते गए और एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो तब से जो है सही चीजें बात सामने आ गई। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एसएसपी जुड़े थे कार्तिक कुमार जी, जो पटना से हैं, जिन्होंने हमें जानकारी दी और उन्होंने बताया कि इस पूरे मामले पर कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज शाम को इस पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो और डिटेल में आप जान पाएंगे, लेकिन इंडिया टीवी पर उन्होंने बहुत अहम चीजें बताई हैं कि इसमें अशोक साहू ही बताया जा रहा है कि बिजनेस राइवलरी के चलते उन्होंने ये सुपारी दी थी और किस तरह से गैंगस्टर को इसमें इन्वॉल्व किया गया, अजीत वर्मा, और उसके बाद फिर हायर किया गया था शूटर जिसका नाम है उमेश यादव, और उसने हत्या की थी। यानी कि गोपाल खेमका हत्याकांड में अब तक 4 बड़े किरदार सामने आ चुके हैं। पहला है अशोक साहू, जिसके खेमका के साथ कारोबारी दुश्मनी थी, उसने गैंगस्टर अजय वर्मा को मर्डर की सुपारी दी थी। दूसरा किरदार है अजय वर्मा, जो 10 लाख की सुपारी लेकर जेल गया था। और तीसरा किरदार इसमें आता है शूटर उमेश, जो दिल्ली से मर्डर करने के लिए पटना पहुंचा था और मर्डर से पहले 1 लाख रुपए उसने एडवांस भी ले लिए थे। और चौथा किरदार इसमें है विकास उर्फ राजा, जिसने शूटर उमेश को हथियार सप्लाई की थी, जिसकी एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। तो ये 4 जो नाम है इस वक्त देख रहे हैं। नीतीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, जिस तरह से पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि अब इस पूरे मामले में पूछताछ हो रही है, इसमें उन्होंने एक बहुत अहम बात कही है कि जो अशोक साहू है उससे पूछताछ इस बात को लेकर हो रही है कि क्या उसे भी किसी ने हायर किया था इसे करवाने के लिए। बहुत बड़ा संकेत है। जी हाँ, बिल्कुल। और इसी सवाल का जवाब पुलिस पे ढूंढ रही है कि क्या अशोक साहू ही वो व्यक्ति है या इससे ऊपर भी कोई है, या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अशोक साहू को ये जिम्मेदारी दी। और वहाँ भी उदयगिरी अपार्टमेंट में जो रहने वाले लोग हैं वो भी इस बात के संकेत दे रहे हैं कि अशोक साहू कोई इतना बड़ा कारोबारी नहीं है कि उसकी राइवलरी जो है वो गोपाल खेमका जैसे एक बड़े बिजनेसमैन से हो सकती है। तो कहीं अशोक साहू से बड़ा प्यादा कोई और तो नहीं है। जाहिर है ये वो सवाल है जिसको ढूंढने की कोशिश अभी पटना पुलिस कर रही है, और यही कारण है कि अशोक साहू की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ हो रही है और उससे जुड़े जो तमाम लोग हैं, जो निशानदेही पर पुलिस को जानकारी मिल रही है, उन सारे जगहों पर पुलिस जा रही है और जानकारी जुटा रही है। और शायद यही वजह है कि वक्त लिया है पटना पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए शाम 5 बजे का। तब तक जो सारे सवालों के जवाब सामने आ जाएंगे। वैसे नीतीश, जिस तरह से पुलिस ने बातें कही हैं उसमें तो साफ जाहिर होता है कि जो अगर फोन ही रिकवर हो जाता है अशोक साहू के पास से तो बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी। लेकिन आप क्योंकि उस जगह पे गए थे जहां पर अशोक साहू रहते हैं, इतना बड़ा अगर बिजनेसमैन है तो वो किराए पे क्यों रहेगा? अगर इतना बड़ा बिजनेसमैन है उसका तो घर होना चाहिए। आप बता रहे हैं कि किराए पे रह रहे हो आजकल। बिल्कुल, वो पिछले 3 साल से यहाँ किराए पर रहा और इससे पहले 20 साल तक कहीं और रह रहा था उसी इलाके में, और वहाँ से उसने घर क्यों बदला, ये ऐसी चीज़ें हैं। और दूसरी बात कि पहले वो सरिया का कारोबार करता था छोटा मोटा, और उसके बाद वो ज़मीन के धंधे में आया था, और कहीं उस दौरान ही उसके संपर्क कुछ ऐसे लोगों से हुए। तो इसलिए ये इस बात के एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अशोक शाह से ऊपर कोई ऐसा चेहरा तो नहीं है जिसने अशोक शाह का इस्तेमाल किया इस हत्याकांड को अंजाम दिलवाने में। लेकिन अभी चूंकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस बात के जो संकेत हैं वो जरूर मिल रहे हैं कि अशोक शाह के अलावा कोई और भी हो सकता है इस मामले में जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड रहा हो। तो थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आज शाम को 5 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी पुलिस की ओर से, तो कई सारे जो सवाल हैं या फिर राज हैं इस हत्याकांड को लेकर वो लोगों के सामने आ जाएंगे, उनसे पर्दा हट जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हिंदी वर्सेस मराठी के विवाद पर। अभी अभी महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आई है। ठाणे के मीरा रोड इलाके में एमएनएस के प्रोटेस्टर्स को
बड़ा बवाल करने के बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। तो यहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंचे थे मीरा रोड में प्रदर्शन करने के लिए और इस दौरान पुलिस ने इन्हें पकड़ा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो प्रोटेस्ट करने के लिए एमएनएस के कार्यकर्ता पहुंचे थे मीरा रोड इलाके में, इन्होंने पुलिस से कोई परमिशन ही नहीं लिया था। अब आज मीरा रोड इलाके में मराठी स्वाभिमान मोर्चा निकालने का ऐलान एमएनएस ने किया था, लेकिन पुलिस ने इनकी इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि पहले पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती है। पुलिस का कहना है कि पुलिस के बगैर इजाजत के जब यहां पर यह मोर्चा लाया गया, यहां विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो उन्हें हटने के लिए कहा गया। जब प्रदर्शनकारी नहीं हटे, पुलिस के साथ भिड़े, तो फिर पुलिस को उन्हें जबरन हटाना पड़ा, जिसके बाद की तस्वीर आप देख सकते हैं। लोगों को बसों में डिटेन करके ले जी चालणार नाही। मराठी माणसाचा वेळोवेळी विरोध झालेला आहे। यहाँ पर लोगों को बसों में डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है और एक एक करके बस जो है वो पुलिस की बस आगे आती है और जितने भी प्रदर्शनकारी हैं, आप यूं समझिए कि यहाँ पर आगे से लेकर पीछे तक आप देखिए कि यहाँ पर जो सिचुएशन है, यहाँ पर आम नागरिकों को और प्रदर्शनकारियों को संभाल पाना या उन्हें पहचान पाना पुलिस के लिए एक चुनौती भरा काम है। पुलिस ने एक बस में डिटेन किया, अब वहीं पीछे दूसरी बस आकर लग गई है। एक बस यहाँ से पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुई है, अब दूसरी बस में जो भी कार्यकर्ता होंगे, जो भी पदाधिकारी होंगे, उन्हें एक एक करके डिटेन किया जाएगा और हिरासत में लिया जाएगा। आप देखिए यहाँ जो चौक है, मेन चौक पर यहाँ प्रदर्शन हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि एक एक कर, अब देखिए ये पूरी जो लॉबी है, जो पूरी मराठी मोर्चे की जो लॉबी है, जो लोग हैं, उन्हें यहाँ पर जो है वो डिटेन किया जा रहा है और डिटेन करके लाकर बसों में भरा जाएगा और एक बार फिर से इन्हें हिरासत में लिया जाएगा। इसी तरह की परिस्थिति यहाँ पर लगातार बनी हुई है और एक एक करके जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो बाहर निकल रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के नारे दे रहे हैं। यहाँ पर क्या ये लोग आपको देखकर कहीं भी एहसास होता है कि जिस तरह से यहाँ पर उत्पात मचा रहे हैं, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी तरह की शिक्षा दी थी कि आप उस विषय पर लड़िए जो विषय असल में लड़ने का बनता भी नहीं है। तो ऐसे में ऐसी क्या परिस्थिति है कि जिसके लिए ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और वहीं अगर आप देखें तो यहाँ इसके बाद कुछ प्रदर्शनकारियों को यहाँ हिरासत में लिया गया, अब उसके बाद बाकी प्रदर्शनकारियों को भी यहाँ से डिटेन करके लेकर पुलिस जाएगी। लगभग चौक धीरे धीरे अब खाली होती हुई नजर आ रही है। पुलिस यहाँ पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ा रही है और टीम्स को भी बढ़ाया जा रहा है। दरअसल पिछले हफ्ते एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी ना बोलने पर एक व्यापारी से मारपीट की थी। ठाणे जिले के मीरा भायंदर शहर में दुकानदार को पीटा गया था। इसके विरोध में मीरा भायंदर के व्यापारियों ने बंद का ऐलान किया और विरोध मोर्चा निकाला था। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज भी की और आज व्यापारियों के प्रदर्शन के जवाब में एमएनएस ने मीरा भायंदर में मराठी मार्च का ऐलान किया। परमिशन नहीं मिली, फिर भी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हमारे साथ साकेत जुड़ गए हैं। साकेत, फिलहाल क्या हालात हैं जहां पर ये मोर्चा निकाला गया था? दूसरी बड़ी बात है कि आखिरकार एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं, क्या वो मराठी में बात कर रहे हैं आपसे या हिंदी में? देखिए अमित, सबसे पहले तो मैं यहाँ के ताज़ा अपडेट्स आपको दे दूं कि पुलिस को चकमा देने में कहीं ना कहीं जो भीड़ थी वो एक तरह से आप देखिए, सबसे पहले आपको विजुअल्स में लेकर चलते हैं कि यहाँ पर किस तरह का मोर्चा निकला हुआ है। शुरुआत में आपने देखा कि कुछ लोगों को डिटेन किया गया था, लेकिन इस वक्त जो मीरा भाईंदर के लोग हैं, मराठी लोग हैं, उसके अलावा जो बाकी के लोग हैं, वो सभी लोग यहाँ इस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए हैं। जैसे ही पुलिस ने 300 से 400 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, उसके बाद अचानक से एक जो पूरी भीड़ है मराठी समुदाय की, मराठी मोर्चा में जो लोग शामिल होने के लिए आए थे, वो एक साथ बाहर निकलते हैं। और अब आप देखिए कि आगे से लेकर पीछे तक जो रूट था, यानी कि पुलिस ने पहले ही मना किया था कि इस पूरे प्रोटेस्ट को अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन अब ऐसा माहौल बन गया है फिलहाल यहाँ पर कि पुलिस को अब अनुमति देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पुलिस यहाँ आगे पीछे आपको नजर ही नहीं आएगी। यहाँ जिस तरह से भीड़ आगे बढ़ रही है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस भीड़ को आगे से लेकर पीछे तक जहां तक कवर कर पाए वो दिखाएं। यहाँ पर मराठी समुदाय के जो लोग हैं वो इस वक्त आए हैं और अपनी भाषा का जो विषय है, मैडम आपसे जानना चाहेंगे, आपको सुबह हिरासत में भी लिया गया? यस, हाँ, मतलब का हिरासत में लिया जाएगा। अभी हम लोग को 1 बजे तक छोड़ दिया गया, इसलिए हम लोग वापस पुलिस स्टेशन में। चलिए साकेत, आप अपनी बात रखिए। अच्छी बात है कि एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं फिलहाल आपसे हिंदी में ही बात कर रहे हैं।